Namaskar friends and welcome to this press briefing. As you are aware, the Cabinet and the CCA met this morning to brief you on the decisions taken in the meeting we have with us, the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Environment, Forests and Climate Change, and Heavy Industries and Public Enterprises, Shri Prakash Javadekar ji, the Minister of State Independent Charge for Ministry for Ports, Shipping and Waterways, and Minister of State for Chemicals and Fertilizers, Shri Mansukh Mandaviya ji. After the briefing, we shall take some questions. Over to Honorable Minister, sir. सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें अहम फैसले लिए गए। किसानों के लिए बहुत लाभकारी ऐसी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का भी निर्णय हुआ। इनलैंड वाटरवेज का भी एक निर्णय हुआ जिसकी जानकारी मांडविया जी देंगे। एक बहुत दूरदृष्टि का भारत को नए युग में ले जाने वाला एक फैसला आज के मीटिंग में हुआ। वो डीप ओशन मिशन, गहरे समुद्र के तले एक अलग दुनिया है। आपको पता है पृथ्वी का 70% समुंदर ही है, तो उस समुंदर में एक अपनी दुनिया है। तो उसका बहुत ज़्यादा अध्ययन भी नहीं हुआ था। तो भारत ने आज तय किया है कि आने वाले 5 सालों में ये डीप ओशन मिशन, इससे जिस ब्लू इकोनॉमी की हमने कल्पना की है, मत्स्य व्यवसाय से लेकर समुद्र की सारी शक्तियों का विकास के लिए दोहन करना, ये करने का काम होगा। इसके 5-6 विशेष बिंदु है, उतने केवल मैं बताऊंगा। इसमें एक विशेष प्रकार का सूट होता है, मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी है। 6000 मीटर नीचे जाकर पानी में वहाँ मिनरल्स है, उसकी स्टडी अभी तक नहीं हुई। भारत का 7000 किलोमीटर का किनारा है, 9 राज्यों से जुड़ा है, लेकिन हम डीप ओशन मिशन कभी किया नहीं। इसलिए ये काम पहला होगा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन में हमेशा चर्चा होती है सी लेवल राइज की, ग्लेशियर टूटने की, टेम्परेचर में कम ज़्यादा होने की। तो सचमुच में डीप सी में जाकर क्या परिणाम हो रहे हैं, इसका अध्ययन करने का भी एक काम इस मिशन में होगा। जैसे मैंने कहा, वहाँ एक अलग जीव सृष्टि है। आपको अगर बहुत दूर नहीं जाना है तो लक्षद्वीप जाके भी, या गुजरात के पास भी जहाँ कोरल है, तो कोरल की दुनिया को देखेंगे तो एक अलग दुनिया समुद्र के नीचे, समुद्र के तल में है, यह हमें समझता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का भी अध्ययन करेगी। गहरे समुद्र का आज तक एक तरह से सर्वे मिनरल के दृष्टि से नहीं हुआ। वो जो पहले मैंने बताया वो टेक्नोलॉजी मिशन एक तरह से है। ये जो है सर्वे होगा कि किस एरिया में है। वहाँ एक एडवांस मरीन स्टेशन भी स्थापित होगा, जिससे
ओशन बायोलॉजी का अध्ययन होगा जो उद्योगों के लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। एक ऑफशोर ओशन सेंटर भी होगा जो थर्मल एनर्जी को ढूंढेगा। जमीन पर थर्मल एजेंसी देखी है, आइसलैंड में तो बहुत सारी है, अपनी यहाँ भी कुछ जगह है, लेकिन समुंदर में ये काम अभी तक नहीं हुआ था, वो भी होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, दुनिया के केवल 5 देशों में ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है। अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो खुले तौर पर बाजार में नहीं मिलती, तो इसलिए ये खुद को ही डेवलप करना भी पड़ता है। तो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी एक आविष्कार है। एमएसएमई और स्टार्टअप को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और इसलिए ये मिशन भारत को नए युग में ले जाने वाला शोध के दुनिया में ऐसा है। फ्रेंड्स, टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड डीप ओशन मिशन. This will support blue economy. The main features of that are mineral study, 6,000 meters deep in sea. The changes, if any, to be noticed because of climate change. To study more deep sea biodiversity. There will be deep sea ocean survey. There will be advanced marine station for ocean biology. And there will also be offshore ocean thermal energy part of mission. So this all will help new emerging sectors in startups, because this technology is not available in market. It's with limited 5 countries: US, Russia, France, Japan, China. India will be now 6th country to have it. And so there is good opportunity for our own small industries and research. And more importantly, this is also our travel in the vision of Atmanirbhar Bharat. That's all from my side. Over to Mansukh Mandviya. आदरणीय जावड़ेकर जी, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी, सभी उपस्थित पत्रकार बंधु भाई एवं बहनों, मोदी जी ने किसानों के लिए आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अखाड़ तीज के दिन मोदी जी ने देश के किसानों के अकाउंट में 20,667 रुपीज़ डीबीटी के माध्यम से जमा करवाए थे। उसके बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण फैसला है जो किसानों को मददरूप होगा, किसान का खर्च बचाएगा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा। आप जानते हैं कि यूरिया खाद, यूरिया फर्टिलाइज़र, उसकी प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है और सब्सिडी फ्लक्चुएटेड रहती है। फॉर एग्जांपल, यूरिया खाद जब उसका प्रोडक्शन होता है तो सरकार ने तय किया है कि 217 रुपीज़ 270 रुपीज़ पर प्रति बैग, तो ये प्राइस फिक्स रहेगी। कभी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, ज़्यादा आएगी तो सब्सिडी प्लस माइनस होती रहती है।
आज एवरेज यूरिया की एक बैग पर 900 रुपीज़ भारत सरकार सब्सिडी देती है। किसान को 217 रुपीज़ में मिलता है, लेकिन भारत सरकार एवरेज 900 रुपीज़ सब्सिडी देती है। जो आज फैसला किया गया है कि यूरिया के अलावा जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है, डीएपी है, एनपीके है, ये सब फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी फिक्स होती है और प्राइस मार्केट प्राइस रहती है, वो कंपनी डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल, डीएपी की एक बैग 1700 रुपीज़ में बिक रही थी, 1700 रुपीज़ उसकी कीमत थी। 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ हम सब्सिडी देते थे, तो 1200 रुपीज़ को किसान को मिलती थी। सब्सिडी फिक्स होती है और मार्केट उसकी फ्लक्चुएटेड होती है। यूरिया में मार्केट फिक्स होती है, सब्सिडी फ्लक्चुएटेड होती है। तो उसमें आज जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया डीएपी खाद में, डीएपी फर्टिलाइज़र में इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया। इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने से इंडिया में प्राइस इसलिए बढ़ता है कि डीएपी बनाने के लिए फॉस्फरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और फॉस्फरिक एसिड 80% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है मोरक्को, जॉर्डन, सभी कंट्री से, और उसकी प्राइस बढ़ गई मतलब 60 to 70% बढ़ गई। तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ से रॉ मटेरियल ला के इंडिया में बनाने वाली कंपनियों ने उसका प्राइस 1900 रुपीज़ कर दिया। तो किसान को प्राइस ज़्यादा हो गया क्योंकि उसकी कीमत 2400 रुपीज़ हो गई। 500 रुपीज़ तो हम सब्सिडी देते ही है। मोदी जी ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया कि किसानों के पर बोझ नहीं आना चाहिए। किसानों को 1200 रुपीज़ में ही खाद मिलना चाहिए। जो पहले 500 रुपीज़ सब्सिडी देते थे, वो सब्सिडी बढ़ा के प्राइस 2400 हो गई, 2400 रुपीज़ हो गई, तो 1200 रुपीज़ सब्सिडी देने का फैसला किया। 1200 रुपीज़ में मिलती थी बैग, उसकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक 2400 रुपीज़ हो गई। 2400 रुपीज़ में से 500 रुपीज़ हम सब्सिडी देते थे, तो 1900 रुपीज़ उन्होंने मार्केट प्राइस कंपनियों ने रखी, तो 1900 रुपीज़ में किसानों को लेना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि जी नहीं, 1200 रुपीज़ में ही किसान को मिलना चाहिए, तो और 700 रुपीज़ सब्सिडी बढ़ा दिया। 700 प्लस 500 पहले देते थे, तो कुल मिला के 1200 की बैग किसान को मिलेगी। उसके सामने 1200 रुपीज़ सब्सिडी भारत सरकार देगी। 1200 रुपीज़ किसान देंगे, 1200 रुपीज़ भारत सरकार देगी। कुल मिला के डीएपी की एक बैग की प्राइस आज 2400 रुपीज़ हो गई है। वो 2400 रुपीज़ किसान को ना खर्च करना पड़े, किसान के जेब से खर्च ना करना पड़े, किसान खाद का यूज़ कर सके, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सब्सिडी बढ़ा के 1200 के सामने 1200 कर दिया गया। उससे सरकार को कुल मिला के 14,775 मतलब 40,775 रुपीज़ का 14,775 करोड़ का घाटा पड़ेगा। मतलब भारत सरकार को किसानों को सब्सिडी और अधिक देनी पड़ेगी। हर साल भारत सरकार 80,000 करोड़ रुपीज़ फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी ऑलरेडी दे रही है। ये 14,000 करोड़ रुपीज़ एडिशनल भारत सरकार बर्डन उठाएगी। किसान को कोई दिक्कत ना हो, किसान को खाद ज़्यादा कीमत से खरीदना ना पड़े, इसलिए एक ही साथ में इतनी ज़्यादा सब्सिडी बढ़ाई हो, ऐसा ये पहला घटनाक्रम है जिसमें एक साथ में सब्सिडी में इतनी बढ़ोतरी की गई हो। एक महत्वपूर्ण फैसले से किसान को फ़ायदा होगा, किसान को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, किसान को रेगुलर डीएपी खाद मिलता रहेगा और किसान के हित में महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया गया है। दूसरा, आज एक निर्णय कैबिनेट ने जो लिया है वो मेरी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री का है। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री के माध्यम से आज एक बिल को पार्लियामेंट में ले जाने की अनुमति कैबिनेट को दी गई है। वो बिल है इनलैंड वेसल बिल। इनलैंड वेसल बिल यानी कि नदी है, उसमें जो
वेसल चलता है, शिप चलता है, उसके लिए उसका रेगुलेशन, उसका सिस्टम, उसको ठीक करने के लिए बिल लाया गया है। दो तरह से, जैसा आरटीओ में हमारा व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे ही शिप का भी रजिस्ट्रेशन होता है, और दो तरीके से होता है। एक इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट है, जो बड़े शिप है, डीप सी में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंतर्गत होता है। लेकिन नदी में फरने वाले वेसल कोस्टल पर 5 किलोमीटर के समुद्र तट के एरिया में घूमने वाले वेसल छोटे वेसल्स होते हैं, उसको बार्जेज भी बोलते हैं, छोटे मोटे वेसल्स, उसका बहुत बड़ा कारोबार होता है और वो इंडियन वेसल एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होता है। 1917 में मतलब 104 साल पहले एक बना था, पुराना था। उस वक्त कार्गो की भी एक पेटेंट थी। उस वक्त आज के दिन में जो एलपीजी गैस कार्गो हो, तेल का कार्गो हो, कंटेनर कार्गो हो, ऐसा कोई कार्गो नहीं था। उस वक्त ये एक्ट बना था। सभी स्टेट के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन थे, उसमें बहुत दिक्कत आती थी और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में छोटा बार्जिस को जाना है तो दोनों स्टेट से उसकी मंजूरी लेनी पड़ती थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, आसानी से वेसल्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सके, आसानी से वेसल्स के कॉमन डिज़ाइन हो, उसके एनवायरमेंटल, सेफ्टी, सिक्योरिटी सभी वेसल्स का समान हो। आज देश में इनलैंड वाटरवेज पर मोदी जी ने जो भार दिया, नदी जल परिवहन आज़ादी के पहले वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम था, फिर से उसको जागरूक किया गया है। आप देख सकते हो वाराणसी से हल्दिया 1600 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज आज ऑपरेशनल हो चुका है। वहाँ से 200 किलोमीटर सुंदरवन, सुंदरवन से सीधा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर 800 किलोमीटर प्रोटोकॉल रूट के रूप में भारत सरकार ने 80% खर्च बांग्लादेश गवर्नमेंट को दिया और उसको भी ऑपरेशनल किया। आसाम में बांग्लादेश से आसाम, आसाम में धुबरी से सदिया दूसरा 900 किलोमीटर, कुल मिला के 4000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज ऑपरेशनल हो चुका है। जैसे इस समांतर व्यवस्था खड़ी करना बहुत आवश्यक होता है। वाटरवेज तो हमने डेवलप कर दिया, लेकिन ये वाटरवेज में चलने वाले जहाज, ये वाटरवेज में चलने वाले वेसल्स, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी, उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से स्मूथ चले, इसके लिए इनलैंड वाटरवेज एक्ट, आईवी एक्ट को आज कैबिनेट ने पारित किया है। वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा और पार्लियामेंट की अनुमति के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। ऐसा दो डिसीजन फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री की ओर से लिया गया है। We'll take some questions now. सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि पहले यूरिया की कीमत जो है वो फिक्स थी, उसमें सब्सिडी फ्लक्चुएट करती रहती थी। अब डीएपी में भी जो ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया था कि 500 रुपये सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, यानी कोई बोझ जो बढ़ी हुई कीमतों का है वो किसानों पर नहीं पड़ेगा, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे सामान हैं उनकी कीमत बढ़ गई थी। तो क्या ये फैसला लिया गया कि जो बाकी फर्टिलाइजर्स हैं, डीएपी और पोटास और बाकी सब के लिए अब एक कीमत फिक्स हो गई और जो सब्सिडी है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, या फिर ये एक बार की सिर्फ टीएपी के लिए डिसीजन लिया गया? ये एनबीएस सब्सिडी है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। हमने सब्सिडी केवल डीएपी पर नहीं बढ़ाई है। इंटरनेशनल प्राइस प्लस माइनस हुई तो एनपीके तीनों न्यूट्रिएंट पर, डाई एमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फोरस पर भी बढ़ी, पोटाश पर भी बढ़ी और अदर जो न्यूट्रिएंट है उसके पर सभी के पर ये बढ़ाई है, तब जाके वो बैलेंस करेगा। ऐसे बार बार ये सब्सिडी प्लस माइनस, जैसा इंटरनेशनल मार्केट डाउन हो गया तो ये सब्सिडी हम कम भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्राइस राइज हुआ तो हमने किसानों पर कम से कम बर्डन आए उसका ख्याल रखा है।
नमस्कार जावड़ेकर जी, मेरा सवाल आपसे है सर। सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं आप, और हम ट्विटर विवाद देख रहे हैं। एफआईआर भी दर्ज हुई है आईटी कानूनों का पालन न करने को लेकर। इस विवाद को आपका मंत्रालय कैसे देखता है? ऐसा है, अभी जो मूल मुद्दा चल रहा है ट्विटर के बारे में, वो रविशंकर प्रसाद जी के दायरे में आता है। तो वो जो है, और वो अभी आप भी जाइए, आपको स्पेशल इंटरव्यू भी देंगे। तो वो कर रहे हैं क्योंकि लोगों को सही भूमिका पता चलना चाहिए। हम डिजिटल मीडिया को देखते हैं, और हम जो डिजिटल प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, तो उसी को हम देखते हैं। तो उसके बारे में अभी विवाद की स्थिति नहीं है। Thank you, friends. We close the press conference now. Thank you.